नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। तो कल हमने पढ़ा था अनिमेश 2.0 में दक्षिणी शैली के बारे में, और आज हम चैप्टर 2 मुगल शैली के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मुगल शैली। दोस्तों, मुगल शैली जो है उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका जो प्रारंभ है वो वहीं से है जहाँ से मुगल का प्रवेश भारत में हुआ, और वहीं से मुगल और मुगल शैली दोनों अस्तित्व में आए। तो जो मुगलों का जो प्रवेश था वो भारत में कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। जो बाबर था, अब देखो आए कैसे। बाबर जो था उसने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद वो क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली का शासक बन गया। और बाबर का जो मुगल जो थे, उन मुगलों का नाम मुगल किस प्रकार पड़ा कि जो बाबर था उसके पिता का जो पक्ष था, यानी कि जो पितृ पक्ष था, वो पितृ पक्ष की 5वीं पीढ़ी में जो तैमूर वंश के थे, कौन से वंश के थे? तैमूर वंश के पितृ पक्ष था, उसकी 5वीं पीढ़ी में था कौन? बाबर। और जो मातृपक्ष था वो मातृपक्ष कौन से वंश का था? मंगोल वंश का। तो मंगोल वंश की कौन सी पीढ़ी में थे? 14वीं पीढ़ी में। और इन्हीं मंगोल की वजह से इनका नाम क्या पड़ा? मुगल पड़ा। जो मुगल शैली है उसकी जो स्थापना है, उसका जो अस्तित्व में आना है और उसकी जो स्थापना है, उन दोनों का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बाबर को। कब किया था? 1526 ईस्वी में। और जो मुगल शैली थी, एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मुगल शैली का जन्मदाता कौन है? तो मुगल शैली जो है, उस मुगल शैली का जन्मदाता है ईरानी शैली और राजस्थानी शैली। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मुगल शैली का जन्मदाता कौन है? ईरानी शैली और राजस्थानी शैली है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो जहांगीर था, जहांगीर जो था उसको, उसकी जो कला थी, उसके समय में जो कला थी वो पूर्ण भारतीय हो गई थी। पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? भारतीय कला हो गई थी। और जागीर के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्णिम युग कहा जाता। और जो शाहजहां थे, शाहजहां की कला पर जो किसका प्रभाव पड़ गया था? यूरोपीय कला का प्रभाव पड़ गया था। किस पर? शाहजहां के समय की जो कला थी उस पर। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। साथ में जो जो मुगल शैली थी वो कैसी कला थी? मुगल शैली दरबारी कला थी। इस बात का ध्यान रखना, मुगल शैली जो थी वो दरबारी कला थी। और जो बादशाह थी, जो जो बादशाह थे, उन बादशाहों की रुचि के अनुसार ये शैली में परिवर्तन होते गए। इसीलिए आपकी जो बुक है उसमें शैलीगत बादशाहों के अकॉर्डिंग ही उस शैली को डिवाइडेशन, विभाजित किया गया, क्योंकि जिस बादशाह की जिसमें रुचि थी वहां की कला वैसे ही पनपना शुरू हो गई थी। चलो अब हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो जो बाबर है, 1526 में तो ये आया था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जो ईरानी चित्रकार थे, दो ईरानी चित्रकार थे जिनका नाम था बेहजाद, जिनको क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो बेहजाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। और शाह मुजफ्फर, ये दोनों ईरानी चित्रकार थे। बाबर ने इन दोनों का जिक्र किया है तुजुक ए बाबरी, यानी कि बाबर नामा में, अपनी आत्मकथा में इन दोनों का जिक्र किया है और इनके चित्रों की और इनके हुनर की बहुत ही प्रशंसा भी की है। देखिए, जो बाबर था, इस काल के जो चित्र हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस काल के जो चित्र हैं वो उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखना, इस काल के चित्र उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में आता है हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हुमायूं है उसका टाइम पीरियड है 1530। ये बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था। तो ये कला प्रेमी शासक था, और ये अपने लश्कर में चित्रकारों को रखता था। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शासक अपने लश्कर में चित्रकारों को रखता था?
और ये जो ईरानी चित्रकार थे कौन, ये बाहर गया, बाहर से वापस जब आया तब ये अपने साथ दो ईरानी चित्रकारों को लेकर आया। वो ईरानी चित्रकार कौन से थे? मीर शेद अली, जो अपना उपनाम क्या लिखा करते थे? जुदाई, और ख्वाजा अब्दुस्मंद शिराजी। ये दो ईरानी चित्रकार थे जिनको वो अपने साथ लेके आया था। इन्हीं दो चित्रकारों से क्या हुआ, जो अकबर था उसने चित्रकला सीखी थी। अकबर ने इन्हीं दो चित्रकारों से क्या सीखी थी? चित्रकला सीखी थी। हुमायूं के समय में एक ग्रंथ चित्रित हुआ था। हुमायूं के समय, देखो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, गौर से समझना इसको। हुमायूं के समय एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसको कहा जाता है दास्ता ए अमीर हमजा। दास्ता ए अमीर हमजा यानी कि हमजा नामा भी इसे कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस ग्रंथ की रचना जो है वो हुमायूं के समय शुरू हुई थी। क्या हुई थी? हुमायूं के समय शुरू हुई थी, परंतु वह पूर्ण कब हुआ? ये पूर्ण हुआ था, इसका चित्रण कार्य पूर्ण हुआ था अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में पूर्ण हुआ। इस बात को नोटिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर आता है अकबर। तो अकबर जो है, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं के बाद में पोती खाने के जब जो सीढ़ियां थी उससे पैर फिसलने की वजह से हुमायूं जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अकबर जो है वो बहुत ही कम वर्ष की आयु में गद्दी पर आसीन हुआ। जो दो चित्रकार आए हुए थे, मीर शेद अली और सिराजी, इन दोनों, ये दोनों कौन से चित्रकार थे? कहाँ के चित्रकार थे? ईरानी चित्रकार थे। परंतु अकबर के दरबार में दो ऐसे चित्रकार थे जो है भारतीय चित्रकार थे, दशवंत और बसावन। इस बात को अच्छे से सुनना, दशवंत और बसावन, इन्होंने, ये जो भारतीय चित्रकार थे, इन्हीं की वजह से जो मुगल शैली थी इनमें इन प्राणवान बन सकी। ये क्या बन सकी? प्राणवान बन सकी। साथ ही इसमें क्या हुआ कि जो दसवंत और बसावन थे, इन्होंने इसको प्राणवान तो बनाया। कैसे बनाया? कि ईरानी कठोरता की जगह पर, जो ईरानी ईरानी शैली में जो कठोरता है उसके स्थान को किसमें डाल दिया? भारतीय कोमलता में। तो ईरानी कठोरता के स्थान किसने ले लिया? भारतीय कोमलता ने। अब हम देखते हैं अकबर का कला प्रेम। अकबर के कला प्रेम के बारे में हम जानते हैं। देखो, जो दरबार था, अकबर का जो दरबार था, उस दरबार में हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों के चित्रकार थे। समझ में आया? हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों के चित्रकार किस शासक के दरबार में थे? अकबर के दरबार में मौजूद थे। अब देखते हैं हम उन चित्रकारों के बारे में, वो चित्रकार कौन से हैं। तो जो चित्रकार हैं वो हैं मीर शेद अली, मीर शेद अली, ख्वाजा अब्दुस्मन सिराजी, जगन्नाथ, माधव, दसवंत, बसावन, सांवल, खेमकरण, सुखलाल, मुकुंद, ताराचंद, हरवंश, महेश और राम। ये कौन थे? अकबर के दरबार के चित्रकार थे। और जो अकबर था, ये क्या करता था कि ये जो चित्रकार थे, इन सभी चित्रकारों को इनके चित्राकृतियों पर उपाधियों से सम्मानित करता था। अलग अलग उपाधि देके इनको क्या करता था? सम्मानित करता था। जैसे कि नादिर उल मुल्क, हुमायूं, नसारी। नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से इनको सम्मानित करता था। अब देखिए महत्वपूर्ण भाग आ रहा है इसका। वो महत्वपूर्ण भाग ये है कि राय कृष्ण दास जो हैं, राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर कालीन जो चित्र है, जो अकबर कालीन चित्र है, उनको विभाजित किया गया है। किनके अनुसार? राय कृष्ण के अनुसार। अब देखिए, जो अभारतीय, इनको चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है अभारतीय कथाओं के चित्र। ऐसी कथाएं जो भारतीय नहीं है। उनमें कौन से हैं? हमजा नामा हमने पढ़ा था, और खमसा निजामी, खमसा निजामी। उसके बाद में आता है भारतीय कथाओं के चित्र। जो भारतीय कथाओं के चित्र है वो कौन से हैं? रामायण, महाभारत, जिसे रजमनामा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नल दमन या नल दमयंती, पंचतंत्र या फिर अनवार ए सुहेली से कहा जाता है। तीसरे प्रकार के विभाजन में ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐसे ग्रंथ जो उनके इतिहास से संबंधित हैं। इनमें कौन से ग्रंथ है? एक आता है शाहनामा, जो कि शाहजहां के समय में चित्रित हुआ था, लिखा गया था। ईरान के
शासकों का इतिहास है। इसमें क्या है, जो ईरान के जो शासक है उनका इतिहास है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद में आता है तैमूरनामा। तैमूरनामा में तैमूर के वंश के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद में आता है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी और अकबरनामा। और चौथे प्रकार की जो डिवाइडेशन है उसमें व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं, यानी कि पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, जिनको सभी चित्र भी कहा जाता है। तो सभी चित्र और सामाजिक चित्रों का भी यहाँ पर, सामाजिक विषयों के चित्रों का भी यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। राय कृष्ण जी के अनुसार अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्र बने हैं। कितने बने, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि अब अकबर के समय में कितने चित्र बने हैं। तो 20,000 चित्र बने हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब आता है अकबर कालीन चित्र शैली की जो विशेषताएं। जो अकबर कालीन चित्र शैली है उनकी विशेषताएं क्या है। देखिए, प्रधानता थी, कौन से चीजों की प्रधानता थी, कैसे कैसे चित्र थे। तो देखिए, दरबारी शान और शौकत जो थी वहां की, उस उनसे संबंधित चित्र बने। मुगल बादशाह जो थे, उन मुगल बादशाहों की वीरता को लेकर चित्र बनाए गए। शिकार दृश्यों को भी दिखाया गया। अब इनका जो वर्ण विधान था, इनका जो कलर स्कीम थी, जो रंग योजना थी, वो कैसी थी। ये चमकदार किया करते थे रंगों को। उन रंगों में कौन से रंग हैं। केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी एवं हरा। इन सभी चमकदार रंगों का वर्ण विधान वहां का था। उसके बाद में जो यहाँ पर चेहरा हुआ करता था दोस्तों, तो वो कैसा बनाया करते थे। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ की जो रेखा है वो बहुत ही उसको महत्व देते थे, रेखा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। और जो चेहरे थे, वो चेहरे एक चश्म बनाए जाते थे। कितने बनाए जाते थे, एक चश्म, ये आप देख सकते हैं, एक चश्म, यानी कि साइड फेस वो बनाया करते थे। देखो, अकबरकालीन जो चित्रकार थे वो व्यक्ति चित्र में बहुत ज्यादा निपुण थे। किसमें थे, व्यक्ति चित्र बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे। इसका उदाहरण क्या है, राजा पृथु का चित्र। किसका, राजा पृथु का चित्र, जो कहाँ सुरक्षित है, ध्यान रखना, वो सुरक्षित है भारत कला भवन बनारस में। भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है। और खास बात है कि अकबर कालीन समय की एक खास बात ये भी थी कि वहाँ के जो चित्रकार थे वो एक पेंटिंग को बहुत सारे चित्रकार मिलकर बनाते थे। कई चित्रकार मिलकर एक कलाकृति को बनाया करते थे। अब आता है यहाँ का, देखो, तो संयोजन था, जो कंपोजिशन पार्ट था इसका, कि वो कैसे कंपोज करते थे पेंटिंग को। अब उनके करने की स्टाइल ये थी कि महत्वपूर्ण आकृति जो होती थी, जो विशेष आकृति जिनको दिखाना है कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, उनको शानो शौकत के साथ चित्रित करते थे। उनकी जो शानो शौकत थी उसके साथ उसको चित्रित किया जाता था। और जो अन्य विषय थे, जो अन्य विषय का मतलब है जो अन्य आकृतियां हुआ करती थी, अन्य सब्जेक्ट हुआ करते थे, उनको भीड़ भाड़ की तरह दिखाया जाता था। तो उनको क्या रखा जाता था, गौण रखा जाता था। अब जो तुलिका थी, तुलिका यानी कि जो ब्रश थी, उस ब्रश को क्या कहा जाता था, कलम कहा जाता था। ध्यान रखिए, उस ब्रश को कलम कहा जाता था। और कलाकार जो था उसको कलम करतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कलम करतार। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे बहुत क्वेश्चन बने हैं, कि सियालकोटी, आपने सुना होगा। सियालकोटी जो है वो कागज है जिसके जिक्र जो है वो अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में किया है, कि सियालकोटी एक जगह का नाम है। अब देखिए, गौर से समझिए, एक जगह का नाम है सियालकोट। सियालकोट कहाँ पर है, पंजाब में। यहाँ पर पंजाब में इसकी स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी, मुगलों ने। तो उस सियालकोटी, यानी कि उस सियालकोटी कागज को दो नाम से जाना जाता है, सियालकोटी और मुगलिया कागज। इसको सियालकोटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्थान क्या था, सियालकोट, पंजाब। और इसको मुगलिया कागज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, इस कारखाने की मुगलों ने। इसलिए इसे सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज कहा जाता है। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आता है अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन से थे। अकबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें ध्यान रखना, प्रमुख चित्रकार के बारे में पूछ रहे थे। प्रमुख चित्रकार थे मीर शेद अली, ख्वाजा अब्दुस्मन सिराजी, दसवंत और बसावन। तो हम अभी पहले बात करेंगे मीर शेद अली की। तो मीर शेद अली जुदाई है, ये शफवी शैली के चित्रकार थे। कौन सी शैली के चित्रकार थे, शफवी शैली के। और कहाँ के थे, ईरान के। इनके पिता का नाम था मंसूर, ये भी क्या थे, चित्रकार थे। मीर शेद अली जो है वो अपना जो उपनाम है वो क्या लिखा करते थे, जुदाई। ध्यान रखना, क्या लिखते थे, जुदाई। वातावरण, देखो इनके चित्रों में क्या देखने को मिलता है,
वातावरण जो कि क्या होता था, सुंदर और मोहक होता था। इनके निर्देशन में हमजा नामा में बहुत सारे चित्र बने हैं। किनके डायरेक्शन में? मीर शेद अली जुदाई की डायरेक्शन में। इनका पसंदीदा जो सब्जेक्ट था, चित्र बनाने का विषय था, वो था लौकिक और दैनिक जीवन। इनका पसंदीदा विषय था। साथ ही इनके जो चित्र थे, तो इनके चित्रों में लैला मजनू, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र आदि फेमस है। इसके बाद में ख्वाजा अब्दुस्मन सिराजी, जो ख्वाजा अब्दुस्मन सिराजी हैं, वो एक ऐसी जगह से हैं जिनको ईरानी का कला केंद्र कहा जाता है। मतलब ईरान का जो कला केंद्र है, उस कला केंद्र का नाम है सिराज। तो वहीं से ख्वाजा अब्दुस्मन सिराजी हैं। इनको एक उपाधि दी गई थी क्योंकि ये श्रेष्ठ कलाकार थे, बहुत सिद्धस्त कलाकार थे, तो इनको श्री कलम की उपाधि से सुशोभित किया गया था। इन्होंने कला शिक्षा किन किन को दी थी? इन्होंने कला शिक्षा दी थी हुमायूं और अकबर, दोनों ने इनसे कला शिक्षा ली। और अकबर की चित्रशाला के प्रमुख भी कौन थे? सिराजी थे। और अकबर के प्रिय चित्रकार भी सिराजी थे। अब आते हैं दशवंत। दशवंत जो है वो श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार में से एक है। और मुगल कला, और देखो इनके बारे में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो मुगल कला थी उसको भारतीयता का भाव दिया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने मुगल कला को भारतीयता का भाव दिया था। साथ में इन्होंने रज्मनामा, रज्मनामा में क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे रज्मनामा में। यानी कि किसको कहते हैं रज्मनामा? महाभारत को। महाभारत में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। सेवक थे ये पहले, पहले ये सेवक थे चित्रशाला में। उसके बाद में इन्होंने कला की शिक्षा ली अब्दुस्मन सिराजी से। किनसे ली? अब्दुस्मन सिराजी से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में आते हैं बसावन। बसावन जो थे वो भी हिंदू चित्रकार थे, और इन्होंने 100 के आसपास चित्र बनाए हैं। साथ में इनकी प्रशंसा जो है वो किसने की है? अबुल फजल ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। इनके जो चित्र थे वो यथार्थ यानी कि रियलिस्टिक होते हुआ करते थे और सत्य के निकट हुआ करते थे। और इनका जो श्रेष्ठ गुण था वो क्या था कि ये पृष्ठभूमि बनाना यानी कि बैकग्राउंड बनाने में, किसी भी पेंटिंग का बैकग्राउंड बनाने में ये बहुत ज्यादा सिद्धस्त थे, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थे। साथ ही ये चेहरा मुखाकृति बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे, तथा रंगों के मिश्रण में, जो रंग हुआ करते थे उनको मिश्रित करने में ये बहुत ज्यादा प्रभावी थे। इनके इन्होंने इन कौन से ग्रंथ में इन्होंने चित्रण कार्य किया है? तो इन्होंने दरबारनामा और अकबरनामा में चित्रण किया है। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ये था अकबर, अब जहांगीर के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो जहांगीर है वो सत्ता पर कब आसीन हुआ? 1605 ईस्वी में। अब देखिए जहांगीर, यहाँ तक जब हमने अकबर कालीन पढ़ा, यहाँ से एक चेंज शुरू होता है। जहांगीर से एक बहुत ही क्वालिटी जो है वो पेंटिंग में आती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था जहांगीर काल का। तो वो योगदान क्या था आइए हम जानते हैं। तो छाया व प्रकाश पर इन्होंने बल दिया था। इन्होंने क्या किया? छाया व प्रकाश, लाइट एंड शेड को ये लेकर आए थे। इससे पहले इस पर काम नहीं किया गया था। जहांगीर का एक चित्रकार था जो जहांगीर को अति प्रिय था, उनका नाम है अक्का रिजा। अक्का रिजा चित्रकार थे और ये ईरानी चित्रकार थे। इन ये चित्रशाला के प्रमुख थे। जहांगीर की जो चित्रशाला थी उनके प्रमुख थे अक्का रिजा। साथ ही इनकी जो कला थी वो भारतीयता से क्या थी? ओतप्रोत और परिपूर्ण कला थी। इनके पुत्र थे अबुल हसन, वो भी जहांगीर के प्रिय चित्रकार थे, प्रिय कलाकार थे और बहुत अच्छे कलाकार थे। अब है उस्ताद मंसूर। ये भी जहांगीर काल के कलाकार। ये पशु और पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है टर्कीबाज। अब देखो ये उस्ताद मंसूर जो है, ये वो मंसूर नहीं है जो आपने पहले पढ़ा है। मीर शेद अली के पिताजी सिर्फ मंसूर थे, ये उस्ताद मंसूर हैं। देखो चेहरा जो था जहांगीर का जो चेहरा था उसके पीछे ये क्या बनाया करते थे? प्रभा मंडल बनाया करते थे या आभा मंडल बनाया करते थे। जहांगीर जो है उनके एक चित्रकार थे बिशन दास। बिशन दास जो थे वो ईरान से इन्होंने शिक्षा ली थी, क्योंकि जहांगीर जो है वो बहुत से चित्रकार को बाहर भेजा करता था चित्रकला के अध्ययन के लिए।
इनका एक फेमस चित्र है बिशन दास जी का, शेख फूल और सूफी संत। शेख फूल सूफी संत इनका एक चित्र है। देखो जहांगीर काल के चित्रकारों में कौन कौन है। जहांगीर काल के चित्रकारों में मनोहर, हसन, बिशन दास, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर और अक्का रिजा बहुत ज्यादा फेमस हैं जहांगीर के प्रमुख कलाकारों में। इसके बाद में जहांगीर जो था, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी शासक था, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मकबरा है उसे खुला बनाया जाए। और जहांगीर की जो काल था उसको मुगल कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखिए गोल्डन पीरियड जो है मुगल कला का, वो जहांगीर का समय है। अब हम बढ़ते हैं जहांगीर कालीन चित्रों के विषय के बारे में कि जहांगीर कालीन चित्रों के विषय क्या रहे। तो जहांगीर कालीन जो चित्र थे उनके विषयों में मानवीय भाव जो था उसको महत्वता दी गई, वो क्या हो गया, इनक्रीज हुआ। और ऐतिहासिक ग्रंथ जो अब तक चले आ रही थी, जो प्रथा चली आ रही थी, वो क्या हो गई, निम्न होने लगी। जो उनके विषय थे वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक होने लगे। साथ में क्या था कि जो विषय इनके अतिरिक्त भी और थे, जिनमें उत्सव था, आमोद प्रमोद था, आखेट यानी कि शिकार और रथ यात्रा जैसे इनके विषय रहे। यूरोप जो था उसकी तरफ, यूरोप के जो चित्र चित्र थे उनकी तरफ जहांगीरकालीन जो चित्रकार थे, जहांगीर था, उनके ध्यान वहां जाने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि राजसी जीवन उनका वैसा, और ऐतिहासिक घटनाएं जो थी इनके साथ साथ ईसाई जो यूरोपियन चित्र थे उनका चित्रण यहाँ पर होने लग गया था धीरे धीरे। और जहांगीरकालीन कला की जो विशेषताएं, अब हम उसके बारे में जानते हैं कि जहांगीरकालीन कला की क्या विशेषताएं। तो जहांगीरकालीन कला की विशेषताओं में वस्त्रों में सलवटें बनाई जाने लगी, जो वस्त्र थे उनमें सलवटें थी। चेहरों में उभार के लिए, इस पॉइंट को आप गौर से सुनना, चेहरों में उभार के लिए वो क्या किया करते थे, वो रेखाएं और बिंदु, दो प्रकार की चीजों का यूज करते थे। तो रेखाओं को जब पास पास पुनरावर्त किया जाता था, मतलब बार बार पास पास ऐसे मिला मिलाकर उसके ऊपर बनाया जाता था, तब उस चीज को कहते थे खत परदास। क्या कहते थे, खत परदास। और जब पास पास में पॉइंट्स लगाए जाते थे, बिंदु लगाकर छाया को बाहर निकाला जाता था, तब उसको कहा जाता था दाना परदास। इन दोनों के क्वेश्चन आते हैं कि खत परदास और दाना परदास किसे कहा जाता है। तो यहां से शुरू हुआ 3D चित्रण, यही से शुरू हुआ। छाया और प्रकाश आने से वो उनमें त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होने लगा था। अब उनकी जो रंग योजना थी, जहांगीरकालीन कला की जो रंग योजना थी, तो जहांगीरकालीन कला में सूफियाना पंथा तथा ऐसे रंगों का यूज किया करते थे जिनसे जो आपकी आंखों को प्रिय लगे। इनमें हल्का गुलाबी, सफेद, सोने व चांदी के रंग थे। यहाँ पर जो चेहरा बना है वो कौन से चेहरे की प्रधानता रही है, एक चश्म। परंतु वो एक चश्म चेहरा जरूर बना है, पर उसमें भावपूर्ण है, वो चेहरे क्या है, भावपूर्ण है। महत्व किसको दिया गया था, जहांगीरकालीन समय में चित्रण में प्रकृति तथा मानवीय भावों को दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना। जहांगीरकालीन जो चित्रकला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीरकालीन जो चित्रकला है वो ईरानी प्रभाव से मुक्त तथा भारतीयता का समावेश उसमें हो चुका था, भारतीयता का समावेश उसमें हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो है वो बहुत ही कट्टर शासक थे। क्या थे, कट्टर शासक थे। इनकी रुचि ये चित्रकला का आदर करते थे, परंतु इनकी जो रुचि थी वह किसमें थी, वास्तुकला में थी। इनके समय में नए अवतार देखने को मिले, कला में बहुत सारे नए अवतार मिले। इनकी जो कला जो थी वो दरबार से बंधी हुई थी, दरबार से बंधी हुई कला थी। परंतु तकनीक जो उसकी थी वो बहुत ही क्या थी, उच्च कोटि की हुआ करती थी। और शाहजहांकालीन चित्रकला कला में यूरोप का प्रभाव बहुत ही व्यापक रूप में देखने को मिलता है। इनके समय में एक ग्रंथ चित्रित हुआ था जिस ग्रंथ का नाम है शाहनामा, जो कि अब इसमें धीरे धीरे क्या होने लगा था, एक फेमस ग्रंथ है शाहनामा। धीरे धीरे क्या होने लगा कि रेखाएं जो थी वो दमहीन होने लगी थी। जो रेखाएं थी वो क्या हो गई थी, दमहीन होने लग गई थी, और बहुत ही बारीक रेखाओं में यहाँ पर चित्रांकन होने लगा। परंतु खास बात यह थी कि इसमें परिप्रेक्ष्य का समावेश हो, यानी कि पर्सपेक्टिव को दिखाया जाने लगा। दूर पास वाली चीज बड़ी और दूर जाती हुई चीज छोटी। हिंदू विषय जो थे, जो पहले अब तक चले आ रहे थे, उनमें बहुत ज्यादा कमी आई। इसके बाद में एक नई यहाँ पर इजाद हुआ, उसे जिसे कहा जाता है नई टेक्निक, जिसे शाह कलम कहा जाता है।
ये नया दौर आया है जिसमें काले रंग से, सिर्फ काले रंग से चित्रण किया जाता था कागज पर, और उस कागज पर अंडे तथा फिटकरी की अस्तर यानी कि लेयर लगाई जाती थी। और जो चित्रकार थे शाहजहाँकालीन जो चित्रकार थे वो कौन से थे? विचित्र, चित्ररमन, होनहार और लालचंद शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार थे। और शाहजहाँकालीन चित्रकला के विषय एवं विशेषता, अब हम देखते हैं शाहजहाँकालीन चित्रकला के जो विषय हैं और जो विशेषता हैं उसके बारे में देखते हैं। बहुत ही बारीक क्या था? रेखांकन तथा बारीक की सफाई थी, और मीनाकारी भी की गई थी। ये अब से पहले नहीं हुआ करता था, पर शाहजहाँकालीन ये नए प्रयोग थे। इसके बाद में ईसाई जो विषय पर चित्रण होने लगा, इसकी परंपरा शुरू हो गई। ईसाई विषय पर चित्रण करने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। साथ में ही जो दरबार तक सिमट कर, जो यहाँ की कला थी शाहजहाँकालीन, वो दरबार तक सिमट कर रह गई थी। इसमें बेल बूटों का अलंकरण किया गया था। हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया था। ध्यान आ गया, इसमें हिंदू संस्कृति का पुट क्या था? वो समाप्त हो गया था। इनके चित्रों के विषय क्या थे? इनके चित्रों के विषय में दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब कायदे, राजदूतों तथा पूर्वजों और सम्मानित व्यक्तियों के जो विषय थे उनके ऊपर चित्र बनाए गए। गोष्ठियों यानी कि जो मीटिंग वगैरह थी उनके चित्र बनाए गए। यहाँ पर स्वर्ण लेप का यानी कि गोल्ड जो कलम थी उसका काम भी किया गया। व्यक्ति चित्र बनाए गए। हाशियों को चौड़ा किया यानी कि बॉर्डर्स को चौड़ा किया गया। यहाँ पर एक पुस्तकों के जो आवरण थे, जो कवर होते थे किताबों के, उनको बयाज कहा जाता था। उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनाया जाता था। देखिए, अब आता है मुगल कला का पतन। मुगल कला का पतन कब हुआ? जब औरंगजेब आया। औरंगजेब ने कला से क्या की? घृणा करता था। वो कला को धर्म विरुद्ध मानता था। उसने भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी। जो जो चित्र उनके पूर्वजों ने बनाए उन पर सफेदी पुतवा दी। कलाकारों से चित्रांकन छुड़वाया और चित्रांकन पूर्णतः बंद करवा दिया था। यहीं पर मुगल कला जो थी वो समाप्त हो गई, और औरंगजेब के समय जो सूर्य अस्त हुआ मुगल कला का, वो फिर कभी भी उदय नहीं हुआ। तो ये सभी हमारे जो बादशाह थे वो सभी अभी समाप्त हुए हैं। और अगली जो कक्षा होगी उसमें हम इनके प्रमुख चित्रों का वर्णन देखेंगे, चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।